हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग जो है कि हिंदी पढ़ रहे थे क्लास 12 का पहला चैप्टर बातचीत, जो है कि उसका एक वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, वो आप सब देख लिए हैं। देखिए, जितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और उसका चैप्टर का जो लेखक होता है वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, जिसको हम लोग लेखक का परिचय कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लेखक का परिचय के बारे में जानेंगे। क्लास 12 का चैप्टर का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है बातचीत, उसका जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी, उसका जो एक जीवन परिचय समझेंगे। देखिए, वैसे लेखक परिचय से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, और लेखक परिचय में लेखक का जन्म कब हुआ, उसके माता पिता का नाम क्या था, उसका देहांत कब हुआ, ऐसी कुछ चीजें होता है जो लगेगा कि ये सारी चीजें तो अपने से पढ़ लेने जैसा है। लेकिन लेखक परिचय में कुछ ऐसा भी शब्द होता है जो समझने में थोड़ी जो है कठिनाई होता है स्टूडेंट को, और उसके जो रचना होता है, जैसे उपन्यास है, कौन कौन से कहानी उसने लिखा है, तो ये सारी चीजों को समझने में थोड़ी थोड़ी बच्चे को कठिनाई, कुछ दिक्कत होता है। तो हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इस पर्पज से बना रहे हैं कि आपको वो सारी कठिनाई ना हो। यानी लेखक परिचय में ऐसी कुछ चीजें होता है जो आप याद करेंगे लेकिन भूल जाते हैं, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उसको इस तरह से बताया जाए ताकि आपको हमेशा याद रहे, कुछ कहानी की तरह से भी, कुछ अलग अलग तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेखक का परिचय। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ये तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 2-4 बार देखेंगे हम लोग तो हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, यूपी में है। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये यूपी के रहने वाले थे, और यूपी में ही इसका जन्म 23 जून के महीने में हुआ। 23 जून 1844 ईस्वी को इसका जो है जन्म होता है। और इसके पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट था, और ये पेशे से एक व्यापारी थे, व्यापार का काम करते थे, उससे ही घर का गुजारा चलता था। लेकिन इसकी जो माता थी जिसका नाम पार्वती देवी था, ये एक सुसंस्कृत महिला थी, बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार थी। और शिक्षा क्या होता है इसका महत्व इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने ही बताया था। और बालकृष्ण भट्ट जी के मन में पढ़ाई के प्रति लालसा और रुचि, ये सब जो है इसकी मां ने ही इसके अंदर जगाया था। यहाँ पर जो बी लिखे इसका मतलब है बालकृष्ण भट्ट। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, यानी यूपी में हुआ। अक्सर हम लोग जो पढ़ते हैं क्लास 10 में भी देख रहे थे, 12th में भी देख रहे हैं कि यूपी से जो है ना बहुत सारे साहित्यकार रहे हैं, है ना। ऐसा कहा भी जाता है बच्चे लोगों को कि अगर लेखक पूछ देना कि इसका संबंध किस राज्य से, तो आंख बंद के यूपी टिक कर दो, तो है ना अधिकतम चांस होता है कि सही होने का। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में बहुत बड़ा है, और वहां से जो है बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं। ये बालकृष्ण भट्ट जी भी जो है उत्तर प्रदेश से ही है। इसके पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है, और ये व्यापारी थे, ठीक है। और लेकिन इसकी माता जो है जिसका नाम क्या है, पार्वती देवी, ये एक सुसंस्कृत महिला थी, बहुत ही जो है अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। और अपने बच्चों को जो है इन्होंने बताया था कि शिक्षा का क्या महत्व होता है, और बच्चों के अंदर माँ का ही कर्तव्य बनता है कि बच्चों के अंदर जो है पढ़ाई के प्रति रुचि और लालसा जगाने का ये माँ का काम होता है। वैसे कहा भी जाता है कि जो घर होता है वो बच्चों का पहला पाठशाला होता है, और उसके अध्यापक जो है मम्मी और पापा होते हैं। तो माँ ने जो है बालकृष्ण भट्ट के मन में रुचि और लालसा जगाई पढ़ाई के प्रति, और प्रारंभ में यानी शुरुआती दौर में जो है ये संस्कृत का अध्ययन करते थे, है ना। संस्कृत का अध्ययन से इन्होंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल, देखिए ये प्रयाग जो है ना इलाहाबाद और प्रयाग दोनों एक ही जगह का नाम है। पहले जो है कि इलाहाबाद, अब फिर प्रयाग उसका नाम कर दिया गया। तो प्रयाग इलाहाबाद देखिए, तो देखिए ये प्रयाग बार बार प्रयाग, यहाँ पर प्रयाग, यहाँ पर प्रयाग, यानी स्कूल में जो स्कूल में पढ़ाए हैं तो वो सारा स्कूल जो है ना उसका संबंध प्रयाग से, इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश से रहा है। 1867 में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिया। अब जो एंट्रेंस होता है, देखिए एंट्रेंस का एग्जाम होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में होता है ना कि डायरेक्ट गए तब एडमिशन करा लिए हो गया, लेकिन कुछ इस स्कूल में जो है एक मानक होता है ना, उस पर खड़ा उतरना होता है, उसके बाद आपको जो है आपका वहां पर एडमिशन होता है। मतलब उससे पहले एक टेस्ट होता है, अगर उसमें आप पास कर गए, क्वालिफाई कर गए, तब फिर जाकर के आपका वहां पर एडमिशन होगा, और नहीं कर पाए तो नहीं होगा। तो उसको हम लोग एंट्रेंस एग्जाम बोलते हैं,
एंट्रेंस बोलते हैं। अब पता नहीं ये एंट्रेंस एग्जाम दिया और इसके आगे नहीं लिखा कि एडमिशन कराने वाला था, क्या था नहीं था, अब लिखा है इतना तो पढ़ लीजिए कि 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस का परीक्षा दिया और इसके 2 साल बाद 1869, याद करिए वो 1869 का महात्मा गांधी का जन्म 1869 में, और 1875 69 से लेके 75 तक जो है प्रयाग के इसी मिशन स्कूल में जो है इन्होंने अध्यापन का काम किया। अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाने का काम किया। और फिर 1885 में जो प्रयाग का एक कॉलेज था CAV स्कूल, CAV स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापक बने, है ना, संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। 1885 में प्रयाग के ही एक कॉलेज था CAV, सी से CAV, सी फॉर संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट किया, अध्यापक है ना कुछ भी। 1888 में जो है प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर ये नियुक्त हुए थे 1888 में। लेकिन उग्र स्वभाव का मतलब क्या था कि है ना कुछ मतलब एक होता है ना कि कोई ऐसा भी स्वभाव के लोग होते हैं कि अगर कुछ बातें अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो तो तुरंत गुस्सा हो जाता है बहुत, है ना, आग बबूला हो जाता है, उस टाइप से थे ये, उग्र स्वभाव के थे, जिसके कारण इसको नौकरी छोड़ना पड़ा और अपने शेष जीवन में इन्होंने लिखने का काम किया, साहित्य को लिखने का काम किया, है ना, पत्रिका वगैरह ये सब को लिखने का काम किया पूरा जीवन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें आगे देखिए क्या लिखा है, पिता के निधनोपरांत, निधन मतलब होता है पिता के मृत्यु, निधन मतलब मृत्यु होता है, तो पिता के निधनोपरांत यानी पिता के मरने के बाद जो है घोर आर्थिक संकट का इसको सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे। और इस महान आत्मा है ना कि जो मृत्यु है वो जो 20 जुलाई यानी निधन जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ और मरकर जो है ये अमर हो गए। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं यहां तक जो है ना बच्चा आप लोग जो यहां तक आसानी से आप लोगों को याद रह जाएगा, 2-4 वगैरह इसको देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा, है ना, कि जन्म कब हुआ तो 23 जून 1844 को कहां पर हुआ, इलाहाबाद में। कहां पर पड़ता है इलाहाबाद, यूपी में। पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। माता का नाम पार्वती देवी, है ना, एक सुसंस्कृत महिला थी, अच्छी खासे पढ़ी लिखी थी, और अपने बेटे के अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि और लालसा किसने जगाया, तो बालकृष्ण भट्ट के मां ने ही जगाया। प्रारंभ में किसका अध्ययन स्टार्ट किया, तो संस्कृत का अध्ययन स्टार्ट किया। 1867 में कहां पर एंट्रेंस की परीक्षा दिया था, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। या ऐसे प्रश्न पूछ सकता है प्रयाग के मिशन स्कूल में बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिया था, 1867 में। 1869 से 1875 तक कहां पर ये जो है अध्यापन का काम किया था, माना पढ़ाने का काम किया था, तो प्रयाग के मिशन स्कूल में। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापक बना, और 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। लेकिन उग्र स्वभाव के कारण थोड़ा सा बात में गुस्सा, है ना, हो जाने वाला जो स्वभाव था वैसा बालकृष्ण भट्ट जी के भी थे, तो शायद इस वजह से इसको नौकरी छोड़ना पड़ा। और शेष जीवन जो है इन्होंने लेकिन लेखन कार्य किया, साहित्य को लिखा, उपन्यास को लिखा, नाटक लिखे, है ना, पत्रिका निकाले, ये सारा काम जो है अपने जीवन पर्यंत जब तक रहे दुनिया में तब तक जो है वो करते रहे। लेकिन इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ था कि इसके पिताजी का जब निधन हो गया, तब पिताजी के निधन होने के बाद इसकी घर की आर्थिक स्थिति बड़ा खराब हो गया था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा और पूरे हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति पूरे जीवन जो है समर्पित रहे। और 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इसका निधन हो गया। तो जन्म जो है 23 जून महीने में, और मृत्यु जो है ये जुलाई में। और जन्म देखिए जन्म वाला डेट में भी लास्ट में 4 है और मृत्यु में भी 4 है। तो 1844 में जन्म हुआ और 1914 में जो है इसके मृत्यु हो गई। तो इसको 1-2 बार आप लोग भी इसको छाप लीजिएगा ना, आप लोग इसको छाप लीजिएगा, इसको आप लोग भी देखते रहिएगा। अगला जो 12वां नंबर पॉइंट है, वैसे पॉइंट वाइज आप लोग भी लिख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, 33 वर्षों तक चलाया। अब इस पॉइंट को समझने के लिए देखिए ये जो पॉइंट है ना, आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आया होगा तो कुछ को नहीं भी आया होगा। देखिए इसमें एक शब्द का, एक व्यक्ति का नाम लिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इससे बालकृष्ण भट्ट बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में और इस भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में। तो अब ये बतलाइए, तो बालकृष्ण भट्ट जी बड़े हुए
और भारतेंदु हरिश्चंद्र छोटे हुए। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के कार्यों से बालकृष्ण भट्ट बहुत प्रेरित थे। माना भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस तरह के काम कर रहे थे, उनके कामों से बालकृष्ण भट्ट पर बहुत अच्छा एकदम सकारात्मक प्रभाव पड़ा और बालकृष्ण भट्ट को लगा कि मैं भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह काम करूं। माना भारतेंदु हरिश्चंद्र बालकृष्ण भट्ट के एकदम प्रेरणा स्रोत थे, जैसे ना कहते हैं कि उसका फैन थे, तो उस तरह से समझिए उसका एकदम से फैन बन गए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कौन, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में, इसका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ, बनारस में। लेकिन ज्यादा दिनों का इसका जीवन काल नहीं रहा और इसके जो देहांत है वो 1885 में हो गया। 35 वर्षों का एक छोटा सा उम्र इसको मिला, लेकिन इस 35 वर्षों में इन्होंने जो कुछ करके गया और आज और हमेशा हमेशा ही हमेशा इतिहास इसको याद रखेगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इसको पितामह कहा जाता है और इसी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर एक युग का नाम पड़ा है, भारतेंदु युग। अभी हम उस पर बात करेंगे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसा क्या किए? देखिए, ये नाटक लिखते थे और पत्रकारिता भी करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले जो साहित्यकार हुए, साहित्य में कोई भी चीज खुलकर नहीं लिखते थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था और अंग्रेजों की जो शासनात्मक नीति थी, जिस तरह से अब भारतीय लोग एकदम पीड़ा में थे उस समय, तो उसके पीड़ा को उजागर करने का साहित्यकार के अंदर साहस नहीं होता था। एक तरह से कहिए तो उस समय जो मध्यम वर्ग के लोग, जो गरीब वर्ग के लोग जो पीड़ा को झेल रहे थे, उस पीड़ा को एकदम हूबहू चित्रण साहित्य के अंदर और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से उन चीजों को उजागर करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। और ऐसा जिगरा तो किसी किसी के पास होता है। और इन्होंने समझिए ब्रिटिश हुकूमत के बावजूद इन्होंने खुलकर वो सारी चीजें लिखा और इस वजह से जो है इसके सम्मान में ही, इसका नाम तो केवल हरिश्चंद्र जी है, लेकिन इसके सम्मान में 1880 में जब बनारस में एक जो है 1880 में बनारस के अंदर जो है एक विद्वानों की मंडली बैठा था, तो उसी में इसको जो है ना भारतेंदु का उपाधि मिला। भारतेंदु मतलब भारत की चंद्रमा, ये उपाधि मिला हुआ इसको भारतेंदु, तो नाम पूरा हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। मना कहे तो इसने एकदम निडर पत्रकारिता किया था, है ना। तो यही बालकृष्ण भट्ट जी के मन में आया कि जिस तरह से उन्होंने निडर होकर के साहित्य के अंदर जो वर्तमान समाज की जो परिस्थितियां हैं उनको रखने का प्रयास किया है, एकदम निडर पत्रकारिता किया है, तो उसी प्रकार से हम भी करें। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसी भारतेंदु युग आप लोग जो है साहित्य के अंदर पढ़े भी होंगे, भारतेंदु युग। तो इसका जन्म 1850 में, इसका जो देहांत हुआ वो 1885 में हुआ। तो इस युग को नाम दे दिया गया भारतेंदु युग, है ना। इसके युग को एक नाम दिया गया भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक के युग को भारतेंदु युग कहा जाता है। और इस समय में जो भी लेखक हुए, कवि हुए, उसको भारतेंदु युग का कवि कहा जाता है ना। जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, वो भी भारतेंदु युग के कवि थे। और एक आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी तो है ही, इसके अलावा एक आपका ये बालकृष्ण भट्ट, ये भी आपके भारतेंदु युग के हो गए। तो 3 तो ऐसे याद हो गया, है ना। तो भारतेंदु युग जो है इसके नाम पर 1850 से 1900 में जो है युग को जो है भारतेंदु युग घोषित कर दिया गया, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते, देखिए तो यही थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो है बहुत ज्यादा प्रेरित थे, है ना। प्रेरित थे कौन? बालकृष्ण भट्ट ने। तो यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग, ये प्रयाग जगह का नाम है ना, नहीं लिखता है पटना कॉलेज, पटना, है ना, पटना कॉलेज, ये कॉलेज का नाम हो गया, अब पटना जगह का नाम हो गया। तो वैसे करके यहाँ पर हिंदी वर्धनी सभा, कहाँ की हिंदी वर्धनी सभा? तो प्रयाग का, उत्तर प्रदेश का। ये जो है ना बनाया गया था ये हिंदी वर्धनी सभा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जिस समय की ये मैं आपको घटना पढ़ा रहा हूं, ये उस समय जो है ब्रिटिश हुकूमत का समय था
और चारों तरफ से जो ना अंग्रेजी शिक्षा का एकदम प्रचार प्रसार होता, अंग्रेजी जो है साहित्य का प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन जो है ना हिंदी साहित्य भी कहीं विलुप्त ना हो जाए, हिंदी साहित्य को भी लोगों तक पहुंचाना और हिंदी साहित्य को एक ऊंचाई देना, एक दिशा देना, इसके लिए हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग का गठन किया गया था। तो बालकृष्ण भट्ट भी उससे जुड़े हुए थे। तो इसी हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से और किससे प्रेरित होकर के, भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित होकर के, कि जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निडर पत्रकारिता किया, उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट जी भी करना चाहते थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से प्रेरित होकर के हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की तरफ से 1877 में हिंदी प्रदीप, है ना, 1877 में हिंदी प्रदीप नाम करके, 1877 में हिंदी प्रदीप नाम करके इन्होंने मासिक पत्रिका निकालना स्टार्ट किया। मासिक पत्रिका मतलब महीना में आने वाली पत्रिका, महीना भर की पूरी खबर, मासिक पत्रिका निकालना इन्होंने स्टार्ट किया 1877 में। इसके बारे में कहा जाता है कि जब 1877 में इसका पहला अंक प्रकाशित करने की बारी आई तो बालकृष्ण भट्ट जी के पास पैसा नहीं था। तो कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, ऐसा कहा जाता है कि सब लोगों ने 5-5 रुपया करके चंदा इकट्ठा किया और इसका पहला अंक प्रकाशित किया गया। और ये हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका था, इसके अंदर अब क्या उजागर करने का, स्त्री शिक्षा के बारे में, इसके अलावा जो अंग्रेजी शासनात्मक नीति था और उससे जो भारत के लोग जो है शोषित हुए थे और जो पीड़ा लोग झेल रहे थे, उसको उजागर करने का प्रयास किया जा रहा था। और भारतीयों के अंदर जो है एक जोश और जुनून, जज्बात जगाने का, अंग्रेजी हुकूमत को, है ना, समझिए एक तरह से उखाड़ फेंकने के लिए सारे लोगों को एकजुट करने जैसी बातें जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका के अंदर छपता था। तो इसलिए अंग्रेज लोग चाहते थे कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका संपादन नहीं हो, यानी ये नहीं आए। और आप सबको पता भी होगा, थोड़ा बहुत अगर इतिहास जानते होंगे, तो 1878 में यह हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका प्रकाशित होना स्टार्ट होता है। और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन साहब ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाता है कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन अंग्रेजों की इस दमनकारी नीतियों के बावजूद भी जो हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकलती थी, इस पर अंग्रेजों ने शुरू से ही दमनकारी नीति अपनाया, इसके प्रति वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया। लेकिन इसके बावजूद भी बालकृष्ण भट्ट जी उसका सामना करते हुए एकदम निडर होकर के इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का लगातार प्रकाशन करते रहे और बहुत दिनों तक किए, तकरीबन 33 वर्षों तक किए। आखिर 33 वर्षों के बाद बंद कैसे हो गया? तो बात है 1909 ईस्वी का, कि हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो है ये बंद कैसे हो गया। बात है 1909 ईस्वी का। 1909 ईस्वी में क्या हुआ कि माधव शुक्ला, है ना, 1909 ईस्वी में माधव शुक्ला का एक कविता था। कविता का नाम था बम क्या है। अब बताइए, तो ऐसी खबर को अगर पत्रिका के अंदर छापेगा बम क्या है, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो बम क्या है, अब पत्रिका में छपेगा तो बहुत लोग इसके बारे में जान जाएंगे। तो बम क्या है जब पत्रिका के अंदर हिंदी प्रदीप पत्रिका में 1909 ईस्वी में छपा, बम क्या है, ये कविता था, कविता का नाम था, ये कविता था माधव शुक्ला जी का। जब ये हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका में छपा तो इस पत्रिका पर जो है 3000 रुपया का, ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने जुर्माना लगा दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय बालकृष्ण भट्ट जी की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, जिसके वजह से यहीं पर हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का 1909 में जो है लौ सदा के लिए बुझ गया और यहीं पर हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो है उसका प्रकाशन होना बंद हो गया। तो ये 12 नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किससे प्रेरित होकर के, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से प्रेरित होकर के, किसके तरफ से, तो हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की तरफ से। कब? तो 1877 में क्या चीज निकलना स्टार्ट किया, तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकलना स्टार्ट किया। कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक चलाया। और उसके बाद जो है ये क्या हुआ, तो ये उसके बाद जो है
ये पत्रिका जो है बंद हो गया। क्यों बंद हुआ ये मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए 13 नंबर में क्या है कि 1881 का समय है। 1881 में बालकृष्ण भट्ट जी ने वेदों का समीक्षा किया, है ना। एग्जाम में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी ने वेदों का समीक्षा कब किया, तो 1881 ईस्वी में। 14 नंबर में है 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगता स्वयंवर की कठोर आलोचना किया। यहां पर देखिए यहां कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है, तो आपको लगेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे तो वहां पर देखे थे संयोगता स्वयंवर, तो उसी का रचना होगा। लेकिन यहां पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह रचना जो है संयोगता स्वयंवर ये लाला श्रीनिवास दास जी का है ना। तो संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। और इसी लाला श्रीनिवास दास जी का एक और उपन्यास है शायद, तो वो परीक्षा गुरु, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसी लाला श्रीनिवास दास जी का जो ये संयोगता स्वयंवर है, इसका इन्होंने आलोचना किया था। आलोचना का मतलब होता है गुण और दोषों को बताना कि क्या इसमें अच्छाई है और क्या इसमें कमी है, तो उसको बताना ही आलोचना होता है। अब इसके बारे में अब ये याद कैसे रहेगा, तो थोड़ी इसकी एक कहानी है वो आपको बता देता हूं। यहां पर जो संयोगिता लिखा हुआ है, यह संयोगिता एक लड़की का नाम है, और स्वयंवर बोलते हैं, वर का मतलब होता है आप जानते हैं, तो लड़का होता है, और स्वयं मतलब होता है खुद। मतलब पहले राजघराने में हर लड़की को अपना वर चुनने का, यानी अपने लिए लड़का चुनने का एक अधिकार मिलता था, तो उसी को स्वयंवर कहा जाता था। बात थोड़ी इतिहास की है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है यहां पर राजस्थान का एरिया पड़ता है, राजस्थान और हरियाणा, इस वाले इलाके में एक शासक था, बड़े मजबूत शक्तिशाली शासक थे। उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, तो जरूर आप पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे। बहुत ही शक्तिशाली, एकदम वीर योद्धा, महान योद्धा थे ये, और बहुत ही अच्छे शक्तिशाली शासक के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। और इसी के साइड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो इलाका है, कन्नौज का इलाका, इस कन्नौज के इलाके का एक शासक थे, इसका नाम था जयचंद। जयचंद नाम था कन्नौज का शासक। और यह दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान का एरिया का जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान, अच्छा, ये कन्नौज के शासक जो जयचंद है, इसी के पुत्री का नाम था संयोगिता। इसी के पुत्री का नाम है संयोगिता। इन संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान से मोहब्बत हो जाता है, यानी जो संयोगिता है और पृथ्वीराज चौहान है, इन दोनों के बीच जो है मोहब्बत हो जाता है। मोहब्बत हो जाने के बाद यह बात जब जयचंद को पता चलता है, तो जयचंद जो है ना, इससे थोड़ा समझिए ऐसा तो जला भुना है ना, ऐसा रहते थे। तो जयचंद ने जो है आनंद फानन में क्या किया, एक फैसला ले लिया। वैसे तो ये पृथ्वीराज चौहान बहुत ही योग्य थे उसके पुत्री के लिए, और जयचंद ने जो भी कदम उठाया वो तो सही नहीं है, इसे इसका शादी करा देना चाहिए था। लेकिन जयचंद जी ने क्या किया, अपनी बेटी के लिए, संयोगिता के लिए स्वयंवर रचा दिया। स्वयंवर का मतलब अभी बतलाए कि उस समय जो है राजघराने में जो राजा की बेटियां पुत्री हुआ करती थी, उसको स्वयंवर का अधिकार मिलता था कि अपना वर वह खुद चुने। तो उन्होंने क्या किया, स्वयंवर का आयोजन किया। ये मान लीजिए दरबार है जयचंद जी का, यहां पर सारे लोग बैठे, जयचंद वगैरह पुत्री उसके, और सारे लोगों को जो है बुलाया गया। तो स्वयंवर में जो है तो राजा लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। अब राजा की बेटी है तो उसका शादी तो राजा के ही लड़का से या राजा से ही होगा। तो बहुत सारे राजा इसमें आए, ये सारे राजा इसमें आए, और सारे लोग जो आकर के इस तरह बैठे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान भी राजा थे, लेकिन इसको इनविटेशन नहीं दिया गया था, तो नहीं दिया गया था तो नहीं आए। लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का मजाक बनाने के लिए पृथ्वीराज चौहान का पुतला जो है गेट पर लगा दिया द्वारपाल के रूप में। अब संयोगिता बोले कि उसको आप इनविटेशन नहीं दिए,
अपने बापा से, तो कम से कम उसका बेइज्जती तो नहीं करिए। आप क्यों उसका जो है पुतला बना करके पृथ्वीराज का आप गेट पर लगाए हैं। तो इसी बीच क्या हुआ, जब स्वयंवर स्टार्ट हुआ तो संयोगिता को चुनना था, ये सारे राजा में से उसको जो अच्छा लगेगा उसके गले में माला डालना था। लेकिन संयोगिता माला लेकर के इन सब को पार करते हुए आई, जो द्वार पर दोनों द्वारपाल खड़े, द्वारपाल जो पृथ्वीराज चौहान का पुतला के रूप में था, इसी में आकर के माला डाल देता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये खबर पृथ्वीराज चौहान को भी चल चुका था कि उसका मजाक बनाने के लिए जयचंद ने जो है इस स्वयंवर वाला है ना समारोह में जो है और उसका पुतला आगे में लगा दिया बेइज्जती करने के लिए। तो जयचंद, इसमें पृथ्वीराज चौहान यहाँ एंट्री मारते हैं और उसके बाद यहां से संयोगिता को उठा करके लेके चले जाते हैं। एकदम पूरा प्रेम कहानी है। तो लेकर चले गए, लेकर चले जाने के बाद जयचंद को लगा कि ये तो हमारा अपमान हो गया। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भारत के बाद ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के बाद ये एरिया अफगानिस्तान कहते हैं। अफगानिस्तान में एक शासक थे जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, और जो मोहम्मद गौरी है ये जो है आप लोग पढ़े भी होंगे इतिहास में कि भारत पर जो है इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। तो ये मोहम्मद गौरी जो है ना भारत पर आक्रमण करता था, लेकिन इसका सामना पृथ्वीराज चौहान से होता था। अब पृथ्वीराज चौहान बड़े शक्तिशाली आदमी थे, तब पृथ्वीराज चौहान जो है इसको 16 दफा जो है 16 बार हरा चुके थे, लेकिन ये इसको मारे पीटे नहीं, है ना, जान से नहीं मारे, छोड़ देते थे तो चले जाता था। तो 16 बार इसको पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा चुके थे। ये जब घटना जब आपको बताएंगे अभी हमको 1192 ईस्वी का, इससे पहले 1191 में त्राइन का पहला युद्ध, उसमें भी इसको बहुत पीट के मोहम्मद गौरी को भगाया। जयचंद जो है मोहम्मद गौरी से मुलाकात कर लेता है और ये दोनों एक होकर के पृथ्वीराज चौहान से जो है इसकी सेना दोनों मिल जाता है और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हो जाता है। ये युद्ध बहुत फेमस भी है, 1192 का, है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच त्राइन का दूसरा लड़ाई। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी बंदी बना लिए और अपने सामने झुकने को कहा, लेकिन ये झुकने वाले शासकों में से थे नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि गरम जो सरिया होता है, रड होता है, उससे जो है पृथ्वीराज चौहान का आंख अंधा कर दिया और इस अंधे आंख से पृथ्वीराज चौहान ने बाद में मोहम्मद गौरी का भी हत्या करता है और तीर से, और पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो प्रेम प्रसंग है ये बहुत फेमस है। तो यही संयोगिता का जो ये स्वयंवर है जिसके बारे में अभी बताया, यही संयोगिता स्वयंवर के बारे में लाला श्रीनिवास दास जी ने 18 ने जो है ये लिखा है, संयोगिता स्वयंवर के बारे में, है ना, इन्होंने कुछ लिखा है। तो उसी पर जो है कठोर आलोचना 1886 में किया, किसने, बाल कृष्ण भट्ट ने, कि इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या सही है, क्या गलत है ना, वो सारी चीज पर जो एक तरह से समीक्षा करने का काम किया, किसने, बाल कृष्ण भट्ट जी ने। अब आपको शायद याद रहेगा कि संयोगिता कौन है, तो वो जयचंद के बेटी थी। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना में क्या गलत और क्या सही, इस पर टीका टिप्पणी करने का काम किसने किया, तो बालकृष्ण भट्ट ने। कब काम किया ये सब, तो 1886 में। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर में आते हैं। देखो, लेखक का परिचय से जन्म मृत्यु ये सारी चीज तो पूछता ही है, इसके अलावा लेखक का कौन कौन से लेखक की कहानी है, कौन कौन से कविता है, ये सब भी बहुत एग्जाम में पूछता है। जैसे यहां पर देखिए उपन्यास का बात किया है कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा कौन कौन से उपन्यास लिखे गए हैं। तो एक उपन्यास का नाम है 100 अजान एक सुजान, एक का नाम है नूतन ब्रह्मचारी, एक का नाम है रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, गुप्त वैरी, रहस्य कथा, उचित दक्षिणा। और इतना है ना, और पूरा चैप्टर का जब सब लेखक का पढ़िएगा उपन्यास वगैरह तो सब ऐसे मिलजुल जाएगा, तो उतना याद नहीं रहेगा। अभ्यास से तो होता है, आप लोग अगर वैसा अभ्यास करिएगा तो याद रह जाएगा, अन्य तो भूल जाता है लोग। तो इसके लिए जो है बालकृष्ण भट्ट जी का BKB यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जो उपन्यास है, इसको याद करने का एक जुगाड़ बताते, मतलब एक ट्रिक बताते। देखिए, ट्रिक का मतलब कुछ भी होता है ना।
तो एक ट्रिक है कि सुजान नाम का एक ब्रह्मचारी है। सुजान नाम का एक ब्रह्मचारी है। सुजान नाम का एक ब्रह्मचारी है। सुजान ब्रह्मचारी की यात्रा, पहले लिख देते हैं पूरा। सुजान ब्रह्मचारी के यात्रा घड़ी के अभाव में गुप्त होती है। समझ आ जाएगा अभी। गुप्त होते हैं, लेकिन इनकी कथा रहस्यमयी और उचित होता है। रहस्यमयी और उचित होता है। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का उपन्यास कौन कौन सा है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए तरीका क्या है। मान लीजिए एक सुजान नाम करके एक नूतन ब्रह्मचारी है। नूतन ब्रह्मचारी है, नूतन का मतलब होता है नया, माने एक नया ब्रह्मचारी है, उसका नाम है सुजान। अच्छा, जो लोग फेमस हो जाता है तो जब वो लोग यात्रा करते हैं ना, तो उसका समय के बारे में किसी को मालूम नहीं रहता है, और एग्जैक्ट समय पर वे लोग कहीं नहीं जाते। बताएगा 4 बजे तो 3 बजे पहुंच जाएगा, और नहीं तो 5 बजे पहुंचेगा, एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पहुंचता है ना। तो उन लोगों को भी डर रहता है, सिक्योरिटी वगैरह अगर अच्छा नहीं है तो बड़ा दिक्कत करता है, वो लोग जो है टाइम पर कहीं पहुंच नहीं पाता है। तो नूतन ब्रह्मचारी, नूतन का मतलब नया होता है, एक नया ब्रह्मचारी है, उसका नाम है सुजान। और इसकी जो यात्रा है, ये कहीं पर अगर जाते हैं क्या देने के लिए, तो ये कुछ बोलने के लिए अगर जाते हैं, है ना, कथा कहने के लिए जाते हैं ना, याद रखिएगा क्या कहने के लिए आते हैं, कथा। तो सुजान नाम का एक नूतन ब्रह्मचारी है, जब ये यात्रा पर निकलते हैं तो कहां जाने के लिए, कथा कहने के लिए। तो घड़ी के अभाव में, घड़ी का मतलब याद रखिएगा समय, तो समय के अभाव में, क्योंकि बहुत सारे जगह पर कथा इसको बोलना होता है, तो समय के अभाव में जो है गुप्त होता है, यानी इसकी यात्रा जो है ना गुप्त होता है समय के अभाव में। क्योंकि अगर लोग जान जाएगा तो जो इसके भक्त होंगे, जो इसके फैन होंगे, रास्ते में इसको बार बार रोकेगा, तो इसका इससे समय बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारे जगह पर ये अपना कथा नहीं सुना पाएंगे। इसलिए सुजान नाम का जो एक नूतन ब्रह्मचारी है, जो एक नया ब्रह्मचारी है, तो समय के अभाव में, माना घड़ी के अभाव में, इसकी जो यात्रा होता है, ये यात्रा यहां से हटा के अगर यहां सेट करें तो अच्छा ट्रिक होगा ना। सुजान नाम का नूतन ब्रह्मचारी घड़ी के अभाव में, है ना, घड़ी पे अभाव में इसकी यात्रा, यहां सेट कर देते हैं, इसकी यात्रा गुप्त होती है, यानी इसका यात्रा के बारे में किसी को पता नहीं होता है। लेकिन इनकी जो कथा होता है ना, यात्रा गुप्त होती है लेकिन कथा रहस्यमयी होता है, एकदम रहस्य से भरा हुआ, और एकदम उचित कथा होता है, या एकदम उचित कथा होता है, बहुत उचित बात बोलते हैं। तो ये एक तरीका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बोलिएगा, तो जो है ना आपको याद बात रहेगा। वैसे ट्रिक का मतलब कुछ भी होता है जो आपको या ना याद रखने में मदद कर दे। तो सुजान नामक नूतन ब्रह्मचारी घड़ी के अभाव में इसकी यात्रा गुप्त होता है, लेकिन इनकी कथा रहस्यमयी और उचित होता है। तो कहेगा सर इसमें समझने वाला कैसे, याद कैसे रहेगा। देखिए यहां पर है सुजान, इस सुजान से याद रखेगा 100 अजान 1 सुजान, और ये नूतन ब्रह्मचारी से आपको ये नूतन ब्रह्मचारी तो याद रह ही जाएगा। इसके बाद जो है ना, ट्रिक ऊपर में उस तरह सेट करके लिखा हुआ है, तो वही लिखना होगा ना, कि यात्रा ही सेट कर देते हैं, यात्रा। और ये यात्रा से आप याद रखिएगा कि रसातल यात्रा, है ना, रसातल यात्रा। और ये घड़ी का मतलब क्या हुआ, समय। तो यहां पर देखिए लिखा है हमारी घड़ी, तो ये घड़ी से याद रखेगा हमारे घड़ी। अभाव से याद रखिएगा सद्भाव का अभाव, और गुप्त से गुप्त वैरी, लेकिन इनकी कथा रहस्यमयी, यानी रहस्यमयी कथा, ये आपका रहस्यमयी कथा, रहस्य कथा। और उचित से याद रखिएगा उचित दक्षिणा, माना ये जो उचित कथा सुनाता था तो बनता है लोगों को कि उसको उचित दक्षिणा देना चाहिए। तो आप जो है ये उपन्यास जो है कौन कौन इसका है, तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं
कि सुजान नाम करके एक नूतन ब्रह्मचारी है, इसका इतना जगह पर इसको कथा सुनाना होता है, तो इसकी जो यात्रा होती है ना, ये एकदम समय के अभाव में, घड़ी के अभाव में अपना यात्रा को गुप्त रखता है कि कहीं पर जो है पब्लिक रोड पर है ना समय बर्बाद न कर दे, घेर न ले फैन वगैरह। तो इनकी कथा लेकिन रहस्यमय और उचित होता है। तो सुजान से 100 अजान 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी से नूतन ब्रह्मचारी, यात्रा से रसातल यात्रा, घड़ी से हमारी घड़ी, अभाव से सद्भाव का अभाव, गुप्त से गुप्त वैरी, और रहस्य कथा रहस्यमय से रहस्य कथा, उचित से उचित दक्षिणा। तो इसको आप जो है ना थोड़ा छाप लीजिएगा, ये याद करने में आपको मदद करेगा, है ना। खैर इसको मिटा देते हैं। अब अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट जी जो है ना, बाल कृष्ण भट्ट जी जो है, इसने जो है कुछ नाटक भी लिखे, है ना, कुछ नाटक लिखे। अब इसके नाटक को कैसे याद रखना, देखिए शिशुपाल वध है, चंद्रसेन, किरात अर्जुनीय, पद्मावती, सीता वनवास, नल दमयंती, एक रोगी एक वैद, बाल विवाह, शिक्षादान, इंग्लैंड स्वरी और भारत जननी, रेल का विकट खेल, दो दूरदर्शी, मेघनाद वध, पतित पंचम, विरह नल्ला, वेनी संहार, भारतवर्ष और कली, कट्टर सूम की एक नकल। इतना याद रखना इम्पॉसिबल है, याद नहीं रख पाएगा। तो हम लोग जो है ना इसको भी थोड़ा सा एक ट्रिक से देखते हैं, कहीं आप लोगों को थोड़ा मदद मिल जाए। देखिए एक नाटक है, ये सब क्या है, नाटक का नाम है, जितना है ये सब नाटक है। तो एक नाटक है, एक मान लीजिए कि एक टीम है नाटक दिखाने वाला, उसमें 6 आदमी है ना, ऐसा मान लीजिए कि एक नाटक दिखाने वाला टीम है, उसमें 6 आदमी है, 3 लड़का है और 3 लड़की है। ऐसा मान लेते हैं कि इसमें 6 आदमी है नाटक दिखाने वाला टीम में, 3 लड़का है और 3 लड़की है। लड़का का नाम है शिशुपाल, चंद्रसेन, अर्जुन। ऐसा मान लेते हैं शिशुपाल, चंद्रसेन और अर्जुन, ये 3 व्यक्ति है, ये 3 लड़का हो गया। और इस नाटक दिखाने वाले टीम में 3 लड़की है, पद्मावती, सीता, है ना, पद्मावती, सीता, और एक लड़की का नाम है नल दमयंती, है ना। तो ये जो है नल दमयंती, ये 3 लड़की है, ठीक है। आप देखिए तो एक नाटक है, नाटक दिखाने वाली टीम है, उस टीम में 6 व्यक्ति है, एक 3 लड़का है और 3 लड़की है। ध्यान रखिएगा पद्मावती, पद्मावत नहीं, पद्मावत जो है दूसरे का रचना है, पद्मावती बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। अच्छा लड़की में देखिए ना, तीनों में ती ताती, पद्मावती, सीता और नल दमयंती। और लड़का में शिशुपाल, चंद्रसेन और अर्जुन, ये 3 लड़का और 3 लड़की हो गए। अच्छा ये जो नाटक दिखाते हैं ना, ये नाटक जो है इसका असली नहीं होता है ना, इसका नाटक जो है ना, ये लोग जो है ना अपना लिखता वुकता नहीं है, ये लोग नाटक का क्या करता है, नकल करता है ना। आप ध्यान रखिएगा, नकल करता है, यानी दूसरे का जो है कहीं देख करके तब उसी को उसका नकल करके जो है ये लोग नाटक करते हैं। और इसके नाटक का नाम क्या क्या होता है, नाटक का इसका नाम है एक रोगी एक वैद, यानी ये 6 मिलकर जो नाटक दिखाता है, एक नाटक का नाम है एक रोगी एक वैद। वैद का मतलब होता है डॉक्टर, है ना, इलाज करने वाला। एक रोग एक वैद। और एक नाटक और ये दिखाता है, उसका नाम है बाल विवाह, है ना। ऐसा मान लीजिए कि एक नाटक दिखाता है बाल विवाह, कि बाल विवाह जो है ये अच्छी चीज नहीं है ना, इसको जागरूक करने के लिए ये लोग नाटक दिखाता है। और एक नाटक का नाम है शिक्षादान, है ना, शिक्षादान। ये 3 नाटक है। तो आपको इतना समझ आया कि जो है नाटक दिखाने वाले एक टीम है जिसमें 3 लड़का और 3 लड़की है। एक लड़का का नाम है शिशुपाल, दूसरे का चंद्रसेन, तीसरे का अर्जुन। और 3 लड़की है, एक का नाम है पद्मावती, दूसरे का नाम है सीता, तीसरे का नाम है नल दमयंती। और ये जो नाटक दिखाते हैं, 3 नाटक दिखाते हैं ये लोग, कहीं पर जाते हैं ना 3 नाटक दिखाते हैं। तीनों नाटक का नाम है, एक का नाम है एक रोगी एक डॉक्टर, एक नाटक का नाम है बाल विवाह, और एक नाटक का नाम है शिक्षादान। अब रही बात कि ये लोग नाटक कहां दिखाते हैं ना, कहां दिखाते हैं, याद रखिएगा
ये लोग नाटक जो है ये इंग्लैंड और भारत दो जगह दिखाने का काम करते हैं। इंग्लैंड और भारत दो जगह जो है ये नाटक दिखाने का काम करता है। अब ये लोग इंग्लैंड और भारत में नाटक दिखाते हैं, साधन जाते कैसे हैं, इंग्लैंड और भारत कैसे जाते हैं, अगर साधन का जिक्र करे, है ना, अगर साधन का जिक्र करे, है ना, साधन का अगर जिक्र करे तो साधन में जो है ये याद रखिएगा कि ये लोग रेल पर चढ़ कर जाते हैं, है ना, किस पर चढ़ के जाते हैं, रेल पर चढ़ करके जाते हैं। एक बार क्या हुआ, इन लोगों के साथ में घटना घट गया। हुआ क्या, ये लोग जो है देसी नाद में, है ना, आप याद रखिएगा, ये लोग जो है देसी नाद में 6 आदमी में से 5 आदमी जो है देसी नाद में, है ना, नाद होता है जिसमें गाय भैंस को खिलाया जाता है, देसी नाद में पतित पंचम, यानी पतित पंचम मतलब हो गया, पतित मतलब गिरना, पंचम मतलब 5 लोग जो है नाद में गिर गया, जो छठा बचा वो जोर जोर से हंसने लगा। तो ये आपका है ना, तो कैसे याद रखिएगा, देखिए नाटक में कितने लोग हैं, 3 लड़का है, शिशुपाल, चंद्रसेन, अर्जुन, और कितने लड़की हैं, 3, पद्मावती, सीता, नल दमयंती। 6 लोग नाटक दिखाता है। नाटक का नाम क्या है, एक रोगी एक वैद्य, बाल विवाह, शिक्षा दान। कहां पर नाटक दिखाता है, इंग्लैंड और भारत। क्या साधन है, तो रेल पर चल के, रेल पर जो है चढ़ कर जाते हैं। एक दिन इसके साथ क्या घटना हुआ कि देसी नाद में ये लोग 5 लोग गिर गए, पतित मतलब गिरना, पंचम मतलब 5 लोग जो है गिर गए और छठा जोर जोर से हंसने लगा। अब देखिए कैसे याद रखना, देखिए शिशुपाल से याद रखिएगा शिशुपाल वध, चंद्रसेन से चंद्रसेन, अर्जुन से किरात अर्जुनीय, पद्मावती से पद्मावती, सीता से सीता वनवास, नल दमयंती तो नल दमयंती, एक रोगी, नाटक का नाम अब आइए, एक रोगी एक वैद्य, बाल विवाह, शिक्षा दान, इंग्लैंडस्वरी और भारत जन्नी, इंग्लैंडस्वरी और भारत जन्नी, है ना कि इंग्लैंड और भारत, इसे याद रखिएगा, इंग्लैंडस्वरी और भारत जन्नी। क्या साधन था, तो रेल से जाने का, तो रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। देसी से याद रखिएगा 2 दूरदेशी, नाद से याद रखिएगा मेघनाद, अब पतित पंचम से पतित पंचन, है ना। तो कहेगा सर ये लोग नाद में गिर गया, ये सब 1 नंबर का नल्ला होगा, है ना, 1 नंबर का क्या होगा, नल्ला होगा। तो इस नल्ला से आप याद रखिएगा विरह नल्ला, है ना, विरह नल्ला। और इसके अलावा जो वेनी संहार है, और वेनी संहार और भारतवर्ष और कली, ये दोगों का ट्रिक सेट नहीं है, आप इसको याद रखिए। और कट्टर सुम की 1 नकल, ये वाला नकल से आप याद रखिएगा, कट्टर सुम की 1 नकल। देखिए ट्रिक का मतलब ऐसे कुछ भी होता है, जो भी हुआ मैंने इस तरह से बताने का प्रयास किया, तो आप लोग भी देखिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में जरूर जो है कि एडजस्ट रहेगा कि हाँ शिशुपाल, चंद्रसेन, अर्जुन, पद्मावती, सीता वनवास, मेघनाथ, है ना, 2 दूरदेशी, भारत, इंग्लैंडस्वरी और भारत जन्नी, ये सब उसके रचना है ना। तो इस तरह से दिमाग में बैठेगा और बार बार देखते भी रहिएगा, है ना। तो ये तो इसको मिटा देते हैं। इसके 3 प्रहसन है, याद रखिएगा, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार, है ना, आचार विष और जैसा काम वैसा परिणाम, इसको आप याद रख लीजिएगा। आचार विडंबना, नई रोशनी का विष और जैसा काम वैसा परिणाम, इसके 3 गो प्रहसन है। वैसे जो बालकृष्ण भट्ट जी है, तकरीबन 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा है, जिसमें से 100 निबंध जो है, 100 से ऊपर निबंध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। और इसका जो निबंध है ना, भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला के नाम से जो है प्रकाशित हुआ है, भट्ट निबंध माला के नाम से। वैसे बालकृष्ण भट्ट जी जो है ना, मूलतः गद्यकार थे, है ना, गद्य पद आप लोग जानते होंगे। तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है ये मूल रूप से क्या थे, तो एग्जाम पूछेगा, आप लिखिएगा गद्यकार थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखिए एक व्यक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में इन्हें अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। यानी एडिशन और स्टील जो है ना, अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े निबंधकार हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि एडिशन और स्टील अंग्रेजी साहित्य के फेमस निबंधकार है, और हिंदी साहित्य का निबंधकार जो है वो फेमस निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी है।
तो इस प्रकार से जो है कि ये आपका कंप्लीटली जो है खत्म हुआ। अब यहाँ कुछ बात डेट लिखा हुआ है ना, इस तरह से आप लोग भी लिखकर प्रैक्टिस वगैरह करिएगा। देखिए डेट क्या है 1844, तो आपको पता है 1844 में क्या हुआ था? 1844 में बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। 1867 में क्या हुआ? तो 1867 में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में, देखिए यहाँ पर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने क्या किया था? तो एंट्रेंस का परीक्षा दिया था, है ना, एंट्रेंस के परीक्षा दिए थे। अब फिर 1869 से 75 में क्या हुआ था? तो 69 से 1875 में क्या हुआ था? तो प्रयाग के ही मिशन स्कूल में, इन्होंने अध्यापन का काम किया था, पढ़ाने का काम किया। फिर 1877 में क्या हुआ? तो 77 में क्या हुआ? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, जो है मासिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन स्टार्ट किया। और 1881 में क्या हुआ? वेदों का 1881 में वेदों का इन्होंने क्या किया? युक्तिपूर्ण समीक्षा करने का काम किया। 1885 में क्या हुआ? तो 1885 में CAV कॉलेज में जो है, कॉलेज में इन्होंने किसका अध्यापन स्टार्ट किया? तो संस्कृत पढ़ाना इन्होंने स्टार्ट किया था। 1886 में क्या हुआ? तो 1886 में जो है लाला श्रीनिवास दास जी का जो संयोगिता स्वयंवर था, उनका उन्होंने क्या किया? स्वयंवर था इनका, इन्होंने क्या किया? आलोचना करने का काम किया। फिर 1888 में क्या हुआ? 1888 में इन्होंने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, में इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। यहां पर इन्होंने अध्यापन का काम स्टार्ट किया, लेकिन उग्र स्वभाव की वजह से इनको पढ़ाई जो है यहां से यह काम छोड़ना पड़ा। और 1914 को क्या हुआ कि इसका देहांत हो गया। इस तरह से कुछ इंपोर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है कि 1844 में बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ। 1867 में प्रयाग के एंट्रेंस, प्रयाग का के जो मिशन स्कूल था वहां एंट्रेंस के परीक्षा दिए। 1869 से 75 में प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किया। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकलना स्टार्ट किया। 1881 ईस्वी में वेदों का समीक्षा किया। 1885 में CAV संस्कृत पाठशाला जो आपका इंटर कॉलेज था प्रयाग के अंदर, उसमें पढ़ाने का काम स्टार्ट किया। 88 में जो है कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, ये वाला है ना, इसमें इन्होंने अध्यापन स्टार्ट किया था। और 86 में संयोगिता स्वयंवर का आलोचना किया। और उसके बाद 1914 में इसका देहांत हो गया। तो मैंने कोशिश किया कि कुछ जो कठिन चीजें थी इसके अंदर कि आप लोगों के लिए मैं सरल बना सकूं। तो यहाँ पर ये जो है खत्म हुआ। अब इसके बाद जो है देखिए चैप्टर तो पढ़ा दिए, ये भी हो गया। अब इस चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, है ना, जल्द ही आप लोगों के लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही।